संस्कृताय संस्कृत मित्राणी, मैं अमर सर टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपके सामने वर्णमाला भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहली वीडियो में वर्णमाला के संदर्भ में प्रारंभिक चीज़ें बताई गई, उसमें जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको आज चर्चा पर चर्चा कर ली जाती है। लेकिन ज़्यादा आवश्यक आपके लिए साथियों ये होगा कि यदि दूसरे वीडियो को आपको देखना है तो पहले वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको क्रम जो है बना रहेगा। चलिए चलते हैं शीर्षक की तरफ। वर्ण विचार या वर्ण भाग 2। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वर्ण जो है, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर जो है लिखा मिलता है हमको किताबों में। इस वर्ण को पहले हम परिभाषा के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। तो वर्ण कहिए या अक्षर कहिए या ध्वनि कहिए, सब एक ही बात है। तो ये वर्ण क्या है? जिसका क्या है? जिसका विभाजन ना हो सके, जिसका विभाजन ना हो सके वह वर्ण कहलाता है। आप कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है, तो सीधी सी बात यह है कि वर्ण का सामान्य अर्थ ध्वनि है, वर्ण का दूसरा अर्थ अक्षर है। जिसका विभाजन ना हो सके वह वर्ण कहलाता है। और यदि हम अक्षर के द्वारा इसको स्पष्ट करना चाहें तो अक्षर में आप देख लीजिए कि न क्षरति इति अक्षरा, न क्षरति इति अक्षरा। न मीन्स होता है नहीं, अक्षरण मीन्स होता, क्षरति मीन्स हो गया नाश होना या विनाश होना। इट मीन्स इस प्रकार से, इस प्रकार से। अक्षर इस पद का विधान किया जाता है, इस प्रकार से अक्षर इस पद का विधान किया जाता है, मीन्स बताया जाता है, किया जाता है। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि वर्ण का सामान्य अर्थ क्या है? जिसका विभाजन ना हो सके। अक्षर का सामान्य अर्थ क्या है? जिसका क्षरण ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसका बंटवारा ना हो सके, जिसके विभाग ना हो सके, जिसका विभाजन ना हो सके, उसे ही हम क्या कहें? न विभज्यते इति वर्णः न क्षरति इति अक्षरः। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो क्या है? ध्वनि है। तो एक ही बात को आप चाहे जितने रूप में बोलिए, हमारे मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका विभाग नहीं हो सकता है, जिसका बंटवारा नहीं हो सकता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसका खंड नहीं हो सकता, उसे ही हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। उसे ही हम अक्षर कह सकते हैं और उसे ही हम ध्वनि भी कह सकते हैं। आइए चलते हैं वर्ण के प्रकार की तरफ। इसके प्रकारों को स्पष्ट कर लिया जाए तो यहाँ आप देखिए, वर्ण के जब प्रकार पर आप जाएंगे तो प्रकार जो है इसके मिलेंगे आपके कितने? 2। वर्ण के प्रकार आपको मिल जाएंगे 2 प्रकार। 2 प्रकारों में पहला प्रकार आपका है स्वर और दूसरा प्रकार आपको मिलता है व्यंजन। वर्ण के कितने भेद? आपको मैंने कहा है कि भेद प्रभेद वाले प्रश्न आपसे एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन आता है। 30 प्रश्न में आपको एक प्रश्न तो मिल जाएगा भेद और प्रभेद से। भेद प्रभेद का मतलब कितना, कितनी, कितने वाले प्रश्न जो है एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपको हर टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से एक एक 2 क्वेश्चन निकल के इस तरह से 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला बन जाती है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि भेद और प्रभेद वाले जो भी प्रश्न आएंगे आपसे पूछा जा सकता है
कि वर्ण के कितने भेद हैं। बहुत आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा पेपर सेट करने वाला, तो आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेगा वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो आप बता दीजिए 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब आप देखिए जो है स्वर और व्यंजन के बाद एक एक को हमको स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपका क्या है? स्वर। स्वर क्या है, इसकी भी परिभाषा आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। आपको किताबों में लिखा मिलता है कि स्वर जो है सामान्य रूप से आप जानते हैं कि स्वर आपके संस्कृत में कितने होते हैं। पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर आपको विकल्प में 9 नहीं मिलेगा तो आप 13 लगा दीजिएगा। 13 में आपको 4 जो है बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? जो आपके ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि जो हैं वे आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ चले आइए जो है प्रकार में पहला प्रकार इसका स्वर है। अब स्वर भी आप समझ लीजिए क्या है। स्वर आपको इसकी परिभाषा जो है अष्टाध्यायी के अनुसार, आचार्य पाणिनि के अनुसार जो है लिखी मिलती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। यहाँ देखिए स्वयं मीन्स होता है खुद से, राजन्ते मीन्स जो विराजमान हो, जो सुशोभित हो सकते हों। इत मीन्स इस प्रकार से स्वर शब्द का विधान किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीधा सा आशय ये है कि अपने आप में एकदम मजबूत पार्टी है, इसको किसी भी दूसरे भी व्यक्ति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप से अपनी सरकार जो है बना सकने की क्षमता रखता है। यहाँ देखिए आप इसी बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। वर्णों के उच्चारण में स्वर को किसी और की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। ऐसे इसको समझ लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और की आवश्यकता न पड़े, वे क्या हैं? वे आपके हो जाएंगे स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम चलते हैं स्वर के प्रकार पे। मुख्यतः वर्ण के आपके 2 प्रकार हो गए, लेकिन वर्ण के प्रकारों के भी प्रकार हैं। ऐसी बात थोड़ी है कि आपने वर्ण के 2 प्रकार बता दिया मामला ही खत्म हो गया। नहीं, स्वर के भी आपके प्रकार मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? आप देखिए यहाँ पे स्वर के प्रकारों में आपको स्वर के प्रकार, ये भी आपका भेद प्रभेद वाले क्वेश्चन आ गए। स्वर के प्रकार आपको मिलेंगे कितने? 3 मिलेंगे। त्रिधा विभाजन, आपसे पूछा जाए कि स्वराः कति भेदाः अस्ति, स्वर के कितने भेद हैं, तो आप बता दीजिएगा त्रिधा। त्रिधा मीन्स 3 इसके विभाजन जो है किए गए हैं। तो स्वराः त्रिधा विभाजनः या त्रिधा विभाजनः इति स्वराः, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो पहला इसमें इसका जो विभाजन है, आप इसको नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको आप कृपया नोट करते चलिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते समय मिटा दूँ और आप केवल जो है सुनते ही रह जाइए। तो स्वर के प्रकार, पहला प्रकार आपका कौन सा है? इसको हम बोलेंगे लघु स्वर। इसी को हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर। और इसी का दूसरा नाम जो है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर का मतलब जहां पर आपको एक मात्रा लगी मिले वे क्या हो जाएंगे? एक मात्रिक स्वर हो जाएंगे। जहां पर आपको छोटी मात्रा लगी मिले वे लघु स्वर कहलाएंगे। और जहां आपको एक ही मात्रा का बोध हो वह ह्रस्व स्वर है। सीधा सा मतलब ये है कि आप कैसे भी बताइए, आपको स्पष्ट यही करना है कि स्वर के प्रथम भेद में आपको एक ही मात्रा लगी मिलेगी। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और तीसरा आपको है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब जब लघु स्वर आपका एक मात्रिक है तो इसका मतलब है कि दीर्घ स्वर क्या होगा? वह द्विमात्रिक हो सकता है।
द्विमात्रिक स्वर। और जब दीर्घ स्वर आपका द्विमात्रिक है तो ये प्लुत आपका क्या हो जाएगा, ये त्रिमात्रिक स्वर हो जाएगा, त्रिमात्रिक स्वर। इस तरह से आप देखिए कि स्वर के आपको तीन भेद मिल गए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, मतलब छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। अब आप देखिए छोटा जो आपका स्वर है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ पर वर्णों को उच्चारण करने में एक मात्रा काल का समय लगे, और जहाँ पर वर्णों को उच्चारण करते समय 2 मात्रा काल का समय लगे, और जहाँ वर्णों को उच्चारण करते समय 3 मात्रा काल का समय लगे। अब ये मात्रा काल क्या है, आपको सेकंडों में आपकी पलक ऐसे गिरे और उठ जाए, पलक का गिर के उठ जाना ही क्या है, यही मात्रा काल है, यही आपका अल्प है। जैसे आपकी पलक गिरी तुरंत उठ गई, अल्प। जैसे आपको थोड़ी देर पे पलक गिरे और उठे, दीर्घ। और आप किसी को एकटक आप जो है घूरते रहिए, ऐसे देखते रहिए एक टकटकी लगा के, वो क्या है, आपका प्लुत स्वर है। अब वर्णों में इसकी बात कैसे स्पष्ट होगी, वर्णों में आप देखिए जो आपका ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या मानी जाती है 5। प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं, भेद प्रभेद वाले में ह्रस्व स्वर वर्ण होते हैं कितने, 5। कौन कौन से, क्योंकि आपको एक मात्रिक है तो निश्चित रूप से कोई मात्रा इसमें लगेगी नहीं। कौन कौन सा हो जाएगा, आ, ई, उ, री और ली। ये क्या हो गए, 5 हो गए, आ, ई, उ, री और ली, ये ह्रस्व हो गए। और जब हम दीर्घ में जाते हैं तो दीर्घ मीन्स बड़ा, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 8। और 8 में कौन कौन से हो जाएंगे, सब बड़े हो जाएंगे, बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, बड़ी री, कितने हो गए, 4। ली का दीर्घ स्वर होता नहीं। पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा स्वर वर्ण है जिसका जो है क्या नहीं होता, दीर्घ स्वर नहीं होता, तो वह वर्ण कौन सा है, ली है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह वैदिक संस्कृत साहित्य का एक वर्ण है जिसका प्रयोग प्राचीन समय में होता था। आज की डेट में, आज के समय में इसका प्रयोग हमको कहीं मिलता नहीं है, मिलता भी है कहीं तो एकाध जगह मिलता है संस्कृत में, जैसे ली प्रसाकृति बराबर लाकृति ही हो गया, तो कहीं एक आध जगह मिलता है, लेकिन अधिकांशतः इसका प्रयोग नहीं मिलता है। यही कारण है कि इसका जो है दीर्घ स्वर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 4 ये हो गए, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 5 13 हो गए। और 13 को आपने स्पष्ट भी किया है, 4 को हमने काटा तो मूलभूत आपके स्वर 9 हो गए, और 4 को जोड़ दिया तो 13 हो गया। हमने आपसे बार बार कहा है कि स्वर जब भी पूछे जाएंगे प्रकार में तो आप 9 ही बताइएगा। यदि विकल्प में 9 नहीं मिलता तो निश्चित रूप से 13 दिया होगा, और यदि दोनों दिया होगा तो आप उसको दोनों लगा दीजिएगा, देगा कोई एक ही, और देता भी है तो आप समझे रहिएगा। अब आ जाइए प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर की संख्या होती है 1, और प्लुत स्वर को जो हम परिभाषित करते हैं किससे, 3 से। जिन भी शब्दों के बीच में नहीं, जिन भी वर्णों के बीच में आपको वर्णों के साथ जो है ये लगा हुआ मिले, उसे हम तुरंत समझ जाएंगे यहाँ प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। तो आप देख लीजिए, एक मात्रा काल, द्विमात्रा काल और त्रिमात्रा काल। त्रिमात्रा काल का मतलब सबसे बड़ा जो है वो नंबर 3 है। तो नंबर 3 का मतलब जो सबसे बड़ा है वो नीचे से सबसे फर्स्ट है, नीचे से जो प्रथम है वही ऊपर से क्या है, सबसे नीचे है। तो कहने का मतलब सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 3 से इसको हम परिभाषित करते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ देखिए, ये आपका जो छोटा, छोटी, छोटा ओ, छोटी, री, ये सब आपके क्या है, ह्रस्व स्वर वर्ण है। हम इनके आगे अगर इसको लगा दें ऐसे, ये किस रूप में हो गए, ये हो गए प्लुत के रूप में। किस रूप में हो गए ये हमारे तुरंत चले जाएंगे प्लुत के रूप में। ये किसी भी स्वर वर्ण के आगे जो है ये नंबर 3 का आना ये बताता है कि मैं प्लुत स्वर हूँ। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये है
कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी स्वरवर्ण जो है वह ह्रस्व भी हो सकता है, वह दीर्घ भी हो सकता है, वह प्लुत भी हो सकता है, केवल री वर्ण को छोड़ करके। ये आप जाने रहिएगा नहीं, कभी आपको आ के आगे 3 दे दे, ए के आगे 3 लिख दे, आए के आगे 3 लिख दे, तो आपको ये भैया कैसे हो गया? नहीं, कोई भी स्वरवर्ण आपका ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। आप इसको चाहें तो उच्चारण करके आप देख लीजिएगा। यदि आप किसी का नाम भी उच्चारण करके बुलाते हैं तो आप कहते हैं राम 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 राम, आ आ आ, इ ई उ ऊ, री री री। जैसे ही उच्चारण में तेजी आई, दबाव पड़ा, वैसे ही क्रमशः आपका ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत का निर्धारण हुआ। ठीक, ये हो गए आपके स्वर के प्रकार। अब इसको आप चाहें तो श्लोक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। श्लोक जो है इसके संदर्भ में लिखा हुआ मिलता है, ऐसे आप देख लीजिए, बाकी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ऐसे लिखा मिलता है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो। फिर यहाँ है आपका द्वि मात्रम दीर्घम उच्यते, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रम दीर्घम उच्यते। एक मात्रा से हो जाती है, क्या हो जाती है? ह्रस्व स्वरवर्ण, और द्विमात्रा से क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर। उच्यते मीन्स कहा जाता है। और जहाँ आपको त्रिमात्रा काल का बोध हो जाएगा उसे क्या कह देंगे हम? प्लुत कह देंगे। तो इसको आप जो है ऐसे समझ लीजिए। आप यहाँ देखिए कि आपको क्या है? त्रिमात्रस्तु प्लुतम गेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतम गेयो मीन्स जाना जाता है। व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। एक मात्रा जो है से ह्रस्व होता है, द्विमात्रा से दीर्घ स्वर उसको कहा जा सकता है, त्रिमात्रा काल का जहाँ बोध होगा उसे प्लुत कहा जा सकता है। और व्यंजन जो है उसमें अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन में, व्यंजन जिन वर्णों में हलंत लग जाता है उसकी गणना जो है हम आधे वर्ण में कर लेते हैं। ये हो गया आपका स्वर। आगे चलते हैं जो है हम व्यंजन पे, आगे चलते हैं हम व्यंजन पे। स्वर के प्रकार हो गए। इसके बाद जो है व्यंजन। वर्ण के भेद मुख्यतः आपने कहा 2 है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब जो है हम चलते हैं आगे व्यंजन पे। व्यंजन क्या लिखा मिलता है? आपने स्वर को कहा स्वयं राजन्ते स्वरा, वैसे ही व्यंजन भी आपका है। व्यंजन क्या है? व्यंजन आपको लिखा मिलता है अन्वम भवति इति व्यंजना। अन्वम भवति इति व्यंजना। यहाँ अन्वम आप देखिए, अन्वय जो है बना हुआ है अनु प्लस अय से। तो अनु मीन्स होता है पीछे पीछे और अय मीन्स होता है आ जाना। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि पीछे पीछे जो है आ जाने वाले वर्ण को हम क्या कह लेंगे? व्यंजन कह लेंगे। व्यंजन को हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं? पहली वीडियो में आपको बता दिया गया है, हल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए अन्वम, अनु मीन्स होता है पीछे पीछे। कहते नहीं गच्छत मीन्स जाता है और अनुगच्छत मीन्स पीछे पीछे जाता है। जो आपका फॉलोअर होगा, जो आपका अनुसरण करेगा, वो क्या होगा? पीछे पीछे ही तो अनुसरण करेगा कि आगे आगे पीछे। नेता का अनुसरण जो उसके सेवक करते हैं, उसको चाहने वाले पीछे पीछे रहते हैं कि आगे आगे पीछे रहेंगे ना, इसीलिए क्या अन्वम भवति। तो यहाँ नेता कौन है? यहाँ नेता स्वर है। तो स्वर का जो पीछा किए रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे।
तो यहाँ अन्वम मीन्स पीछे पीछे, पीछे पीछे जो वर्ण स्वर का अनुसरण करें, अनुसरण करें मीन्स आए, वे क्या है? व्यंजन है। ये तो मात्र आपको समझाने के लिए कहा गया है, बाकी इसकी सटीक परिभाषा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत ना पड़ती हो तो स्वर हो गए, लेकिन वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना हम स्वर की सहायता से ना कर पाए उसे क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे। सीधा सा मतलब यह है कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्णों की सहायता से बिल्कुल नहीं बोले जाएंगे। जैसे आप देखिए, ये क्या है? का है। ये क्या है? खा है। और ये क्या है? गा है इत्यादि। हल में आपके सभी आ जाएंगे, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, टा, ठा इत्यादि। आप देख पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे कि का आप बोल कर देखिए, का के बाद आपको आ क्या रहा है? का के बाद आ रहा है का, खा, गा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो का है ये मिलकर बना हुआ है का प्लस आ से, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? खा प्लस आ से, और ये किससे महोदय मिलकर बने हुए हैं? गा प्लस आ से। सब में आ आया। आ क्या है? आ स्वर वर्ण है। किस प्रकार का स्वर वर्ण है? ह्रस्व है। ह्रस्व में भी क्या है? लघु है। लघु में भी क्या है? एक मात्रिक है। तो संख्या कितनी? उसकी 5 हो गई। तो का में हमने आ जोड़ा तो का हो गया आपका व्यंजन और ये हो गया स्वर। तो निश्चित रूप से व्यंजन बिना स्वर वर्ण की सहायता के उच्चारित नहीं होंगे। अगर हम इसमें से का क्या कर देंगे? अगर ये का में हलंत हम लगा देंगे, इसका मतलब आ कहाँ गया? बाहर गया, और इसका रूप क्या हो गया? का हो गया, और इसकी गिनती हम नहीं मानते। जिन वर्णों में हलंत आएगा निश्चित रूप से वह आधा हो गया। जैसे ये खा आपका है, इसमें लगा देंगे आधा हो जाएगा। गा है, इसमें लगा देंगे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और हम जैसे ही इसमें हलंत जो है हटा देते हैं, का वर्ण में जैसे ही हम हलंत ये किया हमने, का हमने लिख दिया, हलंत नहीं, इसका मतलब इसमें आ छुपा हुआ है। तो का हो, खा हो, गा हो, घा हो, चा हो, ता हो, था हो, पा हो, कोई भी आपका 33 व्यंजन जो है, 33 व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्णों की सहायता के उच्चारित बिल्कुल नहीं हो सकते। अन्वम भवति इति व्यंजना का मतलब पीछे पीछे जो अनुसरण कर लेता होगा। इस प्रकार से व्यंजन शब्द का विधान किया जाता है, व्यंजन शब्द को परिभाषित किया जाता है, अथवा ऐसे कह सकते हैं कि बताया जाता है। अब चलते हैं, जब आपने स्वर के प्रकार पढ़ लिया 3, तो व्यंजनों के भी निश्चित रूप से होंगे। आइए व्यंजनों के प्रकार देख लिया जाता है। व्यंजन के प्रकार आप हेडिंग बना लीजिएगा, जिसमें से आपका पहला जो है व्यंजन यहाँ देख लिया जाता है। व्यंजन के प्रकार कितने माने जाएंगे आपके? व्यंजन के प्रकार ये हो गया आपका प्रकार। तो पहला इसमें अभी बताते हैं कितने प्रकार हैं। पहला आप देखिएगा कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। इस साइड वाला यदि आपने नोट कर लिया हो तो इसको जो है हटा दिया जाए, और या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आप कैसे जो है समझ पाएंगे। इसको आपके समझाने के लिए है ये। चलिए, व्यंजन के प्रकार में पहला आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को जो है हम समझ लेते हैं इसके सूत्रों के द्वारा और जो है उदाहरणों के द्वारा कि कैसे आप जो है इसको समझ पाएंगे कि व्यंजन वर्ण कौन से हैं। देखिए, सामान्य सा मतलब स्पर्श का होता है छूना। वे वर्ण जो हमारे मुख के विभिन्न भागों का कहीं न कहीं स्पर्श कर लेते होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो स्पर्श का सामान्य अर्थ छू लेना। इसका सामान्य अर्थ क्या है? छूना। अब बात यह आती है कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। तो एक आसान तरीका आपको समझने का यह है कि का से माँ तक आप लिख दीजिए। का से माँ तक के वर्ण क्या हो जाएंगे? सब स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे।
सूत्रों के द्वारा आप अगर इसको समझेंगे तो इसका सूत्र आपको ऐसे मिलता है, का दयो मा वसानः इति स्पर्शः इति स्पर्शः। का दयो मा वसाना, आपने यहाँ कहा कि का से मा तक के वर्ण क्या है? स्पर्श है। यहाँ भी आप देख लीजिए, का आदयो मा, तो यहाँ का जो है आदि मीन्स पहले, आदि वर्ण मीन्स पहले वर्ण, आदि कवि वाल्मीकि, आदि मीन्स पहले, प्रथम का, तो पहले का आए, और माँ जो है अवसाना मीन्स बाद में आए। का पहले आए और माँ कहाँ आए? बाद में आए। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों का विधान कर लिया जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो सीधा सा मतलब यह है कि का से माँ तक के वर्ण आपके क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन है, सीधी सी बात है। और जब इनको हम अभी लिख कर गिन देंगे तो इनकी संख्या भी स्पष्ट हो जाएगी। तो आप देखिए कि स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन से ही आपका संस्कृत में वर्गों का निर्धारण होता है। वर्ग मीन्स आपका समूह। तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन आपका बन गया कि स्पर्श व्यंजनों के द्वारा किसका निर्धारण होता है, अथवा वर्गों का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आप बता देंगे स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक के वर्ण निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यंजन कहे जाते हैं, तो आप जान लीजिएगा कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। आप शीर्षक के टॉपिक के साथ साथ आप प्रश्नों का रूप और स्वरूप भी समझे रहिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि पता आपको सब कुछ होता है, लेकिन जो है आप प्रश्न ही नहीं समझ पाते और उत्तर आप गलत लगा के चले आते हैं। बाद में आप घर आने के बाद जब मिला देंगे, अरे ये तो हमको बहुत आसानी से आता था। तो आप प्रश्न का रूप जब आप समझे रहेंगे तो आप कभी फंसेंगे नहीं और आपका 1 नंबर बहुत आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ देखिए, स्पर्श व्यंजन से आपको वर्गों का निर्धारण हुआ माना जाता है। और वर्ग होते हैं आपके कितने? 5 वर्ग आपके कितने हो जाएंगे? 5। और 5 वर्गों में ये सारे वर्ग जो हैं वे आपके निर्धारण कर ले जाते हैं किसका? स्पर्श व्यंजनों का। तो पहला वर्ग यहाँ आपका है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग। आप इसको नोट करते चलिए, कहीं ऐसा ना हो छूट जाए। उसके बाद टा है, ता है और पा है। टा है, ता है और यहाँ लिख देता हूँ पा है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये वर्ग। किसी भी वर्ण का जो पहला आपका अक्षर आ जाएगा वही अपने वर्ग का मुखिया हो जाएगा। जैसे का वर्ग आपका क्या है? प्रत्येक वर्ग में आपके 5 मिलेंगे, 5 वर्ण या अक्षर मिलेंगे। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? का, खा, गा, घा और गा। दूसरे में आपका दूसरा वर्ग आपका है चा, छा, जा, झा और या। ये आपका है टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये आपका हो जाएगा ता, था, दा, धा और ना। और ये आपका हो जाएगा पा वर्ग जो है पा, फा, बा, भा और मा। इस तरह से आप देखिए कि वर्ग आपके हो गए 5। और जब इसकी हम गिनती करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। और आप प्रत्येक में देखिए कि आपको प्रत्येक वर्ग में क्या लिखा मिल रहा है? का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना। तो आप इसकी जब गिनती मारेंगे तो आपकी इसकी संख्या मिलेगी कितनी? 25। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। प्रश्न आपके यहीं से बन सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। और वर्ग आपके कितने होते हैं?
तो आप बता दीजिएगा कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। और इसके बाद आप आगे बढ़िए तो अगला आपका जो व्यंजन है उसका नाम है, अगला आपका व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन, इसको मिटा दिया जाए। आप यदि नोट नहीं कर पाए होंगे तो चलिए यहाँ से जो है कर लिया जाता है। स्पर्श व्यंजन आपके कितने हो गए, 25, वर्ग कितने हो गए, 5 हो गए आपके। चलिए ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा 100%, आप जाने रहिएगा इसको। चलिए अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, जब प्रत्याहार में आपको बता रहा था तो वहाँ आपको मिला होगा एक यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आपने लिखा होगा कि उसमें आपको 4 वर्ण मिले होंगे। कौन कौन से 4 वर्ण मिले थे, या वा राला। या वा राला ही है, यारा लावा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको हम सूत्र से समझ लेते हैं, क्या लिखा मिलता है हमको, यणो अंतस्था, यणो अंतस्था। इसका मतलब ये है कि अंतस्थ व्यंजन जो है वे क्या हैं, यणो। चलिए इसको सीधा सीधा जो है कर लिया जाता है ऐसे, यणो ऐसे कर लिया जाता है सीधा सीधा, यणो अंतस्था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आएंगे और अंतस्थ व्यंजन जो है कहाँ छुपा हुआ है, यण प्रत्याहार में। तो इस तरह से आप स्पष्ट करिए कि जो यण है वही अंतस्थ है और जो अंतस्थ है वही यण है। कितने हो जाएंगे इसमें, 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4। कौन कौन से, या, वा, रा और ला। बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन एक अंतस्थ व्यंजन है। 4 विकल्प दिया होगा, पहला होगा या वा राला, दूसरा होगा या रा ला वा, तीसरा होगा या ला वा रा, और चौथा भी ऐसे ला रा या वा इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्रम समझना है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त में आपको क्रम समझना है। इससे निश्चित आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है यहाँ भी आ जाए। तो अंतस्थ कितने हो गए, 4। स्पर्श कितने हो गए, 25। आगे चलते हैं फिर, अगला कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है, जैसे आपने यणो अंतस्था कहा, वैसे आपको प्रत्याहारों में जरा सा नजर दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए, वहां आपको लिखा मिलता है एक प्रत्याहार, सल प्रत्याहार। तो क्या हो जाता है यहाँ, सल, सलो, ऊस माड़ा। सलो ऊस माड़ा का मतलब ये है कि आपका ऊष्म व्यंजन जो है उसमें सल प्रत्याहार है, और सल प्रत्याहार के जो वर्ण है वे सब कौन से व्यंजन हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा निकलना, आग निकलना। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख की रगड़ से, जीव की रगड़ से मुख के अंदर के जितने आपके तत्व हैं उनकी रगड़ के द्वारा ऐसा लग रहा हो जैसे ऊष्मा निकलती हुई सी प्रतीत होने वाली है। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें आपको कितने वर्ण मिल जाएंगे, 4 वर्ण मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे, क्रम आप देखे रहिएगा, यहाँ इसकी संख्या हो जाएगी 4। कौन कौन से हो जाएंगे, सा, सा, सा और हा। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, केवल आपको गुमराह करने के लिए क्रम दे दिया जाएगा। क्रम आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे, तो आप जो है देखे रहिएगा कौन कौन सा सा पहले आएगा। ये आप सीटी वाला बोलते हैं, इसको खटकोण वाला, और इसको जो है सरौता वाला। क्रमशः इसमें आप जो है तालु वाला और मूर्धन्य वाला और दंत वाला, जिसको आप दंती बोलते हैं, तो ऐसे भी समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन सा दंती है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है। यहाँ सामान्यतः आप जान लीजिए सीटी वाला सा, खटकोण वाला और सरौता वाला जो सा है वो किस प्रकार का व्यंजन है, वह ऊष्म व्यंजन है, और किस प्रकार के प्रत्याहार में आएगा, तो सल प्रत्याहार में आएगा। तो आप देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 और 4 8, और 25 8 33। तो 25 कहाँ, स्पर्श, अंतस्थ 4,
उस 4 संख्या कितनी 33। इस तरह से व्यंजन कितने 33। जो लोग कहते हैं कि व्यंजन 34 है, 34 कहाँ है, और कई चीज़ों के द्वारा भी आप स्पष्ट कर देंगे 33 ही आएगा, 34 बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन। अगले व्यंजन पर चलते हैं। अगला व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, बता दिया जा रहा है आपको कितने हैं। संयुक्त व्यंजनों पे आइए। जो है संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन वर्ण हैं जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनेंगे। ये है आपका संयुक्त व्यंजन। आपको पढ़ाने के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, कृपया वीडियो आप देखेंगे तो यदि कुछ बातें आपको समझ में आ रही हों तो आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को लाइक शेयर इत्यादि भी कर दीजिएगा। इससे कुछ न कुछ फीडबैक मिलता रहता है कि एक अध्यापक जो यहाँ मेहनत करता है वो केवल स्टूडेंट से, छात्रों से इतना ही चाहता है कि वो उसको थोड़ा सा फीडबैक देते रहें, जिससे दोबारा और आत्मविश्वास के साथ जो है आपके सामने वीडियो जो है उपलब्ध होते रहें। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 व्यंजन वर्णों के योग से। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा। संयुक्त का मतलब जोड़ा। सीधा सा मतलब यह है कि 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाले वर्ण। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि यहाँ आपको हलंत का मामला रहता है और लोग जो है गलती कर जाते हैं ही, तो आप गलती मत करिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें एकदम आसान तरीका है पहचानने का और पकड़ने का, तो आप इसको देखे रहिएगा। देखिए 2 व्यंजन वर्णों के योग से मिलकर बनने वाले जो वर्ण हैं वे कौन से हैं? संयुक्त हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपका एक है छ, एक है त्र और एक है ज्ञ। आपको केवल समझना यही है। पूछा बहुत जाता है, आपसे पूछ लेगा कि छतरी वाला जो छ व्यंजन वर्ण है किन 2 व्यंजन वर्णों के योग से बना हुआ है। क्वेश्चन आपको दे देगा का प्लस सा प्लस का, ऐसे ही दे देगा। हलंत कहीं दोनों में लगा देगा, कहीं एक में लगाएगा, कहीं नहीं लगाएगा। आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको जाने रहिएगा, ये जो छ व्यंजन वर्ण है वो का प्लस सा से बनता है, और ये आपका बनेगा ता प्लस रा से, और ये आपका बनेगा जा प्लस या से। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। ये आपका बना का प्लस सा से, ता प्लस रा से और जा प्लस या से। तो ता प्लस रा में आप देखिए इसको, और अगर हम डिटेल करेंगे तो ये का में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। इसमें ता में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। जा में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। भाई तभी तो ये आपका यहाँ बना हुआ है। इसको आप देखिए, का किस रूप में है? का भी व्यंजन वर्ण है, और आप कह भी रहे हैं कि 2 व्यंजन वर्णों के योग से जो बनेगा वही संयुक्त है। तो का में अभी हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब व्यंजन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम हलंत लगा देंगे ऐसे, तो आ बाहर आ गया। इसमें लगा देंगे तो बाहर आ गया, इसमें भी लगा देंगे तो बाहर आ गया। अब बात स्पष्ट हो गई कि आपको जो ये है छतरी वाला जो छा है, इसमें का में लगेगा, इसमें ता में लगेगा, इसमें जा में लगेगा। निश्चित रूप से पहला जो वर्ण है उसमें ही हलंत आपका लगेगा, और उसमें लगा भी है। ठीक, का में, ता में और जा में। कभी कभी आपको का में भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अरे भाई 2 आधे आधे वर्ण मिलके एक कंप्लीट वर्ण बनता है। गणित थोड़ी है कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आपको पहले ही वर्ण में लगाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से आप करिएगा कि इसी में लगेगा, प्रथम वर्ण में। तो आपको वर्णमाला से, खास करके व्यंजन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अंतस्थ का आएगा, बहुत आता है, ऊष्म का आएगा, अक्सर पूछा जाता है, या संयुक्त में आपका ये पूछा जाएगा, ये भी बहुत आता है। कुछ लोगों के मन में यह संदेह होगा कि नहीं सर इसकी संख्या तो 4 होती है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, वो हिंदी में होता है, संस्कृत में आपको 3 मिलेंगे। तो इस तरह से व्यंजन आपके कितने हो गए? 33, और प्रकार कितने हो गए? 4।
व्यंजन के प्रकार आपने कौन कौन से पढ़ा? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और स्पर्श हो गया, अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया और संयुक्त। इस प्रकार से इसके प्रकार कितने हो गए? 4। तो व्यंजन के प्रकार 4, व्यंजन वर्णों की संख्या 33, अंतस्थ की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4, स्पर्श की संख्या 25 और संयुक्त की संख्या 3। इस तरह से आप वर्णमाला का ये भाग 2 का जो शीर्षक था वह जो है खत्म हो गया। मिलते हैं किसी दूसरे शीर्षक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिला जाएगा फिर से। नमः संस्कृताय।